आज तक पढ़ाए थे। ये पढ़ा दिए थे, तुमको क्या बोलते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे ना। चलिए अब कुछ बिंदु है उस पर पढ़ना है, वो देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आपको पढ़ना है आधारिक संरचना। ये आधारिक संरचना होता क्या है, तो आप जानिए कि आधारिक संरचना का मतलब होता है, इसको ऐसे भी आधार से बना क्या चीज, आधारी न बना। तो कोई भी चीज का जब आधार आपके पास होता है तो उससे फायदा ये होता है कि आपका जो नहीं कहता तुम्हारा बेस नहीं अच्छा हो। बेस मतलब क्या, आधार। कभी जाते हो साउंड उठाने तो कहते हो बेस बदू को दे दिए, बोलते हो नहीं बोलते हो, बजो। तो बेस क्या करता है, आपके साउंड को एकदम परफेक्ट कर देता है ना। तो अगर आपका बेसिक पढ़ाई अच्छी होती है तो पढ़ाई मजा आता है पढ़ने में। तो आधार बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र का विकास हो जाए, ये क्षेत्र खूब तरक्की करे, खूब डेवलपमेंट कर जाए, तो उसके लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी है। तो आधारिक संरचना में ऐसा है क्या चीज भाई जो डेवलपमेंट कर देता है। तो आधारिक संरचना का मतलब सीधा सीधी अगर हम कहें तो किसी जगह पर बिजली का होना आधारिक संरचना कहलाता है, अच्छी सड़क होना आधारिक संरचना कहलाता है, कॉलेज अच्छा स्कूल होना आधारिक संरचना कहलाता है, परिवहन के मार्ग बोलो या तो रेलवे मार्ग होना ये भी आपका कहलाता है, बिजली के बाद सड़क, कॉलेज, अस्पताल होना ये भी आपका आधारिक संरचना ही कहलाता है। तो आधारिक संरचना का मतलब उन तत्वों से है, उन सुविधाओं से है जिनके अंतर्गत बिजली, सड़क, कॉलेज, रेलवे और अस्पताल आदि आते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं, ये ऐसे हैं कि जो किसी भी क्षेत्र को खूब डेवलपमेंट करवा सकते हैं, एक झटके में वो डेवलपमेंट हो जाएगा। अब सपोज डेट मान लीजिए कि एक हमारा जो गांव है कौआ कोल, नहीं तो इस कौआ कोल की अगर हम बात करें तो कौआ कोल में एक कहीं से रेलवे लाइन गुजार दे ना। अब ये रेलवे लाइन गुजर जाने से कितना फायदा होगा आप सोच सकते हैं, सोच रहे हैं। एक तो स्टेशन बनेगा, लोग रात दिन ट्रैवलिंग करेंगे, आएंगे जाएंगे, ऑटो वाले का हो जाएगा कमाई, जो हाँ लगाएंगे ठेला उसका कमाई हो गया, बाहर का भी आदमी आ रहा, अगल बगल दूर दराज से। हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए नवादा जाते हैं, भूख लगता है तो स्टेशन पे खाते हैं, तो उसकी इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और यहाँ के आदमी का रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो कहावत है कि रेलवे जहां जहां गई, रेल का चक्का जहां जहां गया, विकास साथ साथ में जाता है। आज नवादा से ज्यादा डेवलपमेंट कोई है हम मानते हैं तो वारसलीगंज में। वारसलीगंज जिला नहीं है लेकिन जाकर देखो एक बार मार्केट कितना डेवलप किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां रेलवे ट्रैक है, लाइन है, रेलवे लाइन है, और सबसे बड़ा चीज क्या है, वहां पर ऐसा ट्रैक है जहां माल उतरता है। माल गोदाम जो ट्रेन होती है ना, मालगाड़ी ट्रेन वाली, वो गाड़ी वहां रुकती है। नवादा में नहीं रुकती है, बहुत जगह नहीं रुकती है, लेकिन वहां रुकती है। और वहां आता है वो एक पूरा ट्रेन में चीनी आ रहा है, पूरा ट्रेन में खाली खाद आ रहा है, तो कुछ और सामान आ रहा है, और लोग बड़े बड़े व्यापारी वहां बैठे हुए हैं, बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं। एक जैसे मान लिया तुम छोटे छोटे दुकानदार हो सीमेंट के, हम एक गाड़ी ट्रेन मंगा लिए, क्या चीज, सीमेंट पूरा मंगा लिए। अब तुमको चाहिए हम दुकान खोलेंगे जाकर नवादा में, तो पूरा ट्रक पर लदवाओ, और लदवाने के बाद नवादा में लाओ, फिर रखवाओ, जो खरीदेगा फिर उठवाओ और फिर भेजो। तो आने जाने में परेशानी और खर्चा क्या हो जाता है, बढ़ता है ना, बढ़ता है। तो इसीलिए वहीं पर वो लोग शिफ्ट हो गया, अगले बगले बोला तेरा क्या ट्रक चाहिए, 2 ट्रक तोरा रे, 1 ट्रक तोरा रे, 2 ट्रक, चलो गाड़ी भेजो अपना अपना, या हमारा गाड़ी है, अदम स्टेशन में जाकर गाड़ी लगवा देता है। इन्हें माल निकला बोगी से और डायरेक्ट कहां गया, ट्रक, और ट्रक खुला डायरेक्ट चल गया दुकान से जहां जाना जा रहा है। भाड़ा बचा कि नहीं बचा उसका। और जब बड़े बड़े उद्योगपति वहां होंगे तो लेन देन भी तो होगा, तो बड़े बड़े बैंक भी तो वहां खुलेंगे, पैसा कहां से ड्राफ्ट लगाएगा, कहां से पैसा भेजेगा। और जब बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, तो उनका बाल बुतरू कहां पढ़ेगा, वहां अच्छा स्कूल अपने आप खुल जाएगा कि नहीं खुलेगा।
और जब बढ़िया बढ़िया कॉलेज खुल गया, बढ़िया बढ़िया स्कूल खुल गया, जैसे पटना में है, तो पूरे बिहार से लड़के जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां होटल भी खूब खुल जाएगा, रूम किराया पर लगना शुरू हो जाएगा। आप अभी देखिए मैट्रिक वाला एग्जाम होने वाला है, देखिए जहां सेंटर बन गया, कैसे एकदम कोली कोली खिड़की वाला रूम 2-2 हजार लग रहा है। तो ये किसी भी क्षेत्र के विकास के आधार होते हैं। जहां अस्पताल बना, एक बढ़िया अस्पताल खगोकुल में बन जाए, एकदम आधुनिक तर्ज वाला, जहां हर प्रकार की बीमारी का इलाज हो जाए, वैसा कोई कॉलेज यहां, वैसा कोई अस्पताल बन जाए, दूर दराज से लोग यहां आएंगे, यहां आएंगे, रहेंगे। रहेंगे कहां? होटल बनेगा, यहां होटल अपने आप बन जाएगा, डिमांड हो जाएगा, और लोगों के घरों में कमरे लेकर रहेंगे, खाना यही खाएंगे, नाश्ता यही करेंगे, आलू यही खरीदेंगे, प्याज यही खरीदेंगे, कपड़ा भी खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे? सबका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अगर अच्छी सड़क हो जाए, इस रास्ते से 2-4 गो रास्ता जोड़ दिया जाए, दिन भर गाड़ियां चलती रहेगी, लाइन होटल खूब खुल जाएगा, गुमटी ढेर सारा खुल जाएगा, पंचर का दुकान खुल जाएगा। हम लोग पिछड़े हैं, बिहार इन मामलों में बहुत पिछड़ा है। बिहार में आधारिक संरचनाओं की बहुत ज्यादा अभाव है, बहुत जगह बिजली अभी भी नहीं के बराबर है, बहुत जगह सड़क भी ठीक से नहीं है, अस्पताल कॉलेज। इतना सोच लो कि हमारा कौआ कोल के बच्चे, टोटल बच्चे जब बीए करने की बारी आती है, तो उनको पहले कहां जाना पड़ता है? देवधा जाना पड़ता है, नवादा जाना पड़ता है। भाई इतना बड़ा प्रखंड है, और किसी नेता का आज तक ये दिमाग नहीं गया है कि एक ऐसा डिग्री कॉलेज यहां खुल जाए कि बच्चों को सुविधा हो जाए। लड़कियों को जाना पड़ता है तो भाई को लेकर जाए पड़ता है, गार्जियन विश्वास नहीं करता है, पता चले गले यहाँ भाग गले, फिर ले लफड़ा हो गलो, भाई साथ में ले जाता है, गार्जियन साथ में जाते हैं। और जब यहां रहेगा, बच्चे कॉलेज भी करेंगे, पढ़ेंगे, रोज नवादा से अप डाउन करना, 5,000 रुपए महीने खर्च करना, इतना हैसियत हमारे गांव वाले के पास नहीं है कि 5,000 रुपए खर्च करके कॉलेज करेगा। उतना तो नवादा में रह लेगा, नवादा में रहने में भी खर्च है, सबके पास पैसा भी नहीं है। लेकिन अगर यहां डिग्री कॉलेज होता तो कुछ ना कुछ तो स्कूल कॉलेज लोग जाते, पढ़ाई तो करते। तो ये सब क्या है? आधारिक संरचना है। और जब तक देश में कहीं भी ये अगर विकास नहीं होगा, आधारिक संरचना होगा, तब तक वो क्षेत्र कभी विकास करने वाला नहीं है। तो आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं से है, उन क्षेत्र से है जिनके अंतर्गत बिजली, सड़क, कॉलेज, रेलवे, अस्पताल, बैंक आदि आते हैं, और ये किसी भी क्षेत्र के विकास के आधार बनते हैं। इनके बिना किसी भी क्षेत्र का विकास के बारे में कल्पना करना भी बेकार है, सोचना भी बेकार है। नहीं है बिजली, नहीं विकास होगा, नहीं है सड़क, नहीं विकास होगा आपका गांव, नहीं अस्पताल है आपका गांव, कभी नहीं विकास करेगा। कृषि से क्या होने वाला? कौन आपके पास आएगा? कुछ नहीं होगा। इसी को कहते हैं हम आधारिक संरचना। बात समझ में आया? तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था का क्या पढ़े? प्रकार पढ़े। अर्थव्यवस्था का हम लोगों ने फिर इसके बाद आधारिक संरचना पढ़ा, सतत विकास पढ़ा। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है आर्थिक वृद्धि। देखो क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, खुद से लिख लोगे, है ना। आर्थिक विकास, किताब का मतलब ही होता है। आपको एक चीज और बताते हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़िएगा तो एक चीज जरूर गौर कीजिएगा, जो भी पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी बढ़िया सर से पढ़े हैं तो आज पढ़ा पा रहे हैं आप लोग को। जो अच्छे होते हैं वो पहला नंबर आपको चैप्टर पर डिस्कस जरूर करते हैं। चैप्टर पर डिस्कस करने से क्या होता है कि आप जब आंसर क्वेश्चन पर आएंगे ना, आपको लगेगा हमको समझ में आ रहा है, वो डबल हो गया आपका, आपको बढ़िया से लिखाएगा, बढ़िया से लिख पाओगे, अच्छे से बोल पाओगे, वो आपका क्लियर होता है। कई लोग क्या करते हैं कि चलो भैया क्या है अर्थव्यवस्था और इसके इतिहास, निकालो रे कॉपी, अर्थव्यवस्था क्या है लिखा दिया, सतत विकास क्या है लिखा दिया, उस पर डिस्कस ही नहीं होता। तो फिर वो आपको ज्यादा दिन तक याद रहने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट तो कभी दिमाग में जाएगा ही नहीं जाएगा, है ना। कौन है, क्या बात है, बोलिए। आपको तो हम बोले थे कि सोमवार के 12 बजे के बाद होगा, अभी मोबाइल आया नहीं है बोला। हम लोग को अपडेट होने चल गया है मोबाइल, ठीक है ना। तो 12-1 बजे आएगा तो हम तो बोले आपको मिल लीजिएगा। ना ना, आपको थंब लगाना होगा,
थंप लगाना होगा आपको। हाँ हाँ 3-4 बजे आइए, या हमको एक बार फोन कर लीजिएगा, नंबर है ना, नंबर देखिए बाहर लिखा हुआ है, किसी से मांग लीजिए, एक कागज लिख दो जी, नंबर दे दो इनको जरा, लोन दे रहे कागज, लीजिए लीजिए दे दीजिए, फोन कर लीजिएगा 2 बजे हमको एक बार, नंबर दे रहे हैं, तब आइएगा, लीजिए इस पर फोन कर लीजिएगा, जब बोलेंगे तो आ जाइएगा। ठीक। अब रहा कि आर्थिक वृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है। देखिएगा, अगर धनी देश कोई है, धनी मतलब अमेरिका, अब उसका आम 1000 करोड़ कमा के रख ले सपोज डेट, और अगले साल उसका हो गया 2000 करोड़, नहीं हो गया, तो इसकी जो इनकम है, जो आय है, वो बढ़ गई कि नहीं बढ़ी। अगर धनी देश की आय बढ़ती है तो उस बढ़ने वाली क्रिया को हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। लेकिन अगर कोई निर्धन देश है, विकसित विकासशील देश है, जैसे भारत की हम बात करें, भारत अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं है, अमेरिका हमसे 50 साल आगे चल रहा है, 1-2 साल नहीं, 50 साल। वहां जो टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, वहां जो सिस्टम है जीने का या तरीका है, जो डेवलपमेंट जितना हो पाया है उतना अभी इंडिया में नहीं हुआ है। ठीक है, तो निर्धन देश की भी तो आय बढ़ती है, भले ही 100 रुपया रख लेता, लेकिन अगला साल इसके पास भी कितना हो गया, 150। तो गरीब देश है, निर्धन देश है। अगर निर्धन देश की आय बढ़ती है तो उस विकास को आर्थिक विकास कहते हैं, लेकिन अगर धनी देश की आय बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। अब दोनों में आय ही बढ़ रहा है, इसके बावजूद भी नाम पर अंतर रखा गया। नहीं, नाम में अंतर क्यों रखा गया भैया? इसलिए देखिए कि आपके गांव में कई ऐसे लोग होंगे जिसकी नई नई नौकरी लगी होगी, जिसका घर झोपड़पट्टी वाला होगा, नहीं, अब 1-2 साल वो कमाया तो बोला नहीं मम्मी घर बना देते हैं, वो तोड़ेगा, 1 तल्ला बनाया, फिर 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर हुआ, पुट्टी उट्टी करा लेगा, टाइल्स वाइल्स लगाएगा, फिर अबरी होगा, फ्रिज कूलर गोदरेज ले लेगा, फिर अबरी हो गया पैसा, चलो 1 तल्ला और बना लो। अब ये बोलो ये वृद्धि कर रहा है कि विकास कर रहा है? अभी तो ये विकास ही कर रहा है। क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। अभी तो इसके पास कुछ था कहां? वृद्धि कब होगा? जब आप संपन्न है, इसके बाद भी आ रहा है। जैसे कोई गांव में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास पहले से खूब जमीन जायदाद है, खूब पैसा उसके पास है, और उसके पास गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर जमीन जायदाद और बढ़ते जा रहा है, तो वृद्धि कौन कर रहा है? ये कर रहा है। वृद्धि हम नहीं कर रहे हैं। क्या बात है? बात तो ये है सर कि पैसा पेंशन इसका आया कि नहीं, जरा चेक कर। अभी बैठिए आधा घंटा, हाँ 20 मिनट चेक कर देंगे। समझ में आ गया? आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, ये 2 चीजें हो गया। तो धनी देश की अगर आय बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं आर्थिक वृद्धि, और अगर निर्धन देश की आय बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं आर्थिक विकास। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? आगे देखिएगा, योजना आयोग के बारे में हम आपको बताए थे शायद कल। योजना आयोग की चर्चा हो गई। हाँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना, 5 वर्षों की योजना को कहते हैं पंचवर्षीय योजना, जो सबसे पहले 1951 से चला 1956 तक। देश में 11वीं चल चुका है। हर 5 साल पर एक योजना चलाया जाता है, 5 सालों के लिए उसका एक प्लानिंग होता है कि पूरे देश में इस 5 सालों में हमको क्या करना है, तो वो पंचवर्षीय योजना कहलाती है। 5 वर्षों की योजना को क्या कहते हैं? और सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। अब रहा बात कि भैया हमारा जो बिहार है ये काहे ने विकास किया, इसमें क्या गड़बड़ हो गया? हमारा गुजरात बहुत डेवलप है, हमारा केरल डेवलप है, हमारा चेन्नई डेवलप है, बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से? और अगर पिछड़ा हुआ है बिहार तो इसको सुधारेंगे कैसे? तो अगर हम पिछड़े होने का कारण देखें कि बिहार क्यों पिछड़ा है, कारण अगर हम बात करें और अगर उसका उपाय ढूंढे
तो कारण में ही उपाय है। उपाय क्या है? पहला, बिहार में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और अभी तक जनसंख्या लगभग 11 से लगता है 12 करोड़ के आसपास चली गई है बिहार की जनसंख्या। 2023 हाँ 23 लास्ट जनगणना कब हुआ था? 2021 या 23 में हुआ है। 23 में होगा। अच्छा ठीक है, 11-12 करोड़ हो गया होगा। 10 करोड़ तो कब था, 11-12 तो सोच लिए। अब रहा बात क्या है, जैसे आपके घर में 4 आदमी हैं, बाजार गए 8 गो रसगुल्ला लेकर आए कि सब दो खा लेगा, और 4 आदमी और टपक जाए, अब क्या करोगे तुम? सरकार योजनाएं बना रही है कि भैया हमारे पास 10 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ को हम कैसे अनाज दे, कैसे सुविधा दो, ये योजना बना रही है। अगले साल हो गया 11 करोड़। समझ रहे हो? जैसे हम इतना बेंच बनाए हैं कि चलो 50 लड़का आएगा तो बैठ जाएगा, अब फिर 2 बेंच बनावे फिर भर जाए, फिर बनावे फिर भर जाए। समझ रहे हो ना, दिक्कत होता है उसमें। तो यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या जो है विकास का बहुत बड़ा बाधक कहलाता है। अगर कोई क्षेत्र का आपके घर में 2 लोग है ना, विकास ज्यादा कीजिएगा। 4 लोग संयुक्त में तो विकास कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 2 लोगों का भरण पोषण पालन पोषण अच्छे से होता है। अब 5 गो भाई बहन रहिएगा ना तो जिलेबियो आएगा तो हिस्सा लग जाएगा, 4 गो तोड़ 4 गो तोड़ 4 गो तोड़, हमारा वाला काहे खा गए, अब फैटम फैटी भी हो जाएगा। या तो खोआ का पिट्ठा घर में बनता है, जे रहती है जितना खाना खा ले, भोरे बच गए तो हिस्सा लगता भाई। तो हम लोग करते क्या है, मैयक पोटते हैं, तो इस खा जिया और इस बार लपेट दे आदमी। ये चीजें हैं। क्यों? हम लोग गरीब है, मीडियम फैमिली से हैं, हमारी इनकम उतनी नहीं है कि बैठ के 20 रसगुल्ला एकदम रोज चाप सकते हैं। 2 रसगुल्ला खाने के लिए 20 रुपया लग जाएगा, इनकम ही नहीं है भाई हमारे पास। ये रीजन है। तो बिहार के विकास का सबसे बड़ा अगर बाधक है, बिहार अगर पिछड़ा हुआ है, उसका कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरी, हम लोग कृषि पर बहुत ज्यादा ही निर्भर है, बहुत ज्यादा। 3 महीना कृषि करना है, 9 महीना घूरते रहना है, आदमी पास काम ही नहीं है। तीसरा, अगर कोई यहां उद्योग धंधा होता तो बताइए लोग काम करते कि नहीं करते? यहां उद्योग की क्या है, कमी है। अगर यहां पर बढ़िया सा उद्योग होता, 9-10 बजे तक खेत खलिहान देख के 11 बजे निकल जाता ऑफिस, 4-5 बजे तक आ जाता, 10 से 1000 महीना मिलता, घर तो सोच रहा था। यहाँ उद्योगे नहीं, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है तो दिल्ली बम्बई जाएंगे तो घर ढनक जाएगा, खेती नहीं होगा। दिक्कत यह है। तो उद्योग धंधों की कमी। अगर यहाँ देखो बड़का फैक्ट्री लगा दे, यहाँ 10,000 मजदूर काम करने वाला, देखो कोको कोल के लोगों का इनकम कितना बढ़िया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो उद्योग धंधों की कमी है यहाँ। चौथा क्या है, आधारिक संरचना का अभाव है। ना बिजली अच्छी है, ना सड़क अच्छी है, ना अस्पताल यहाँ हर जगह मौजूद है। यहाँ से लोग जाते हैं भेल और इलाज करावे ले, बिहार के आदमी। नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हाँ तेजस्वी यादव जी के बाबूजी का इलाज कहाँ हो रहा है? मलेशिया और सिंगापुर में हो रहा है। अरे तो तुम लोग किया क्या भाई अपना बिहार के लिए? बिहार को खाली ओमपुरी का गाल बना दिया है। ओमपुरी को देखे हो? अब तो रोड कुछ सुधर गया है। ओमपुरी नहीं, ओमपुरी एक ऐसा एक्टर है जिसके चेहरे पर पूरे गड्ढे हैं। तो बिहार का रोड भी वैसा ही है कि जगह जगह पे गड्ढा मिलेगा आपको। इन लोग सिर्फ खाया है, लूटा है, बिहार के बारे में सोचा ही नहीं है। नीतीश जी 15-20 साल से शासन में है और इतना साल में एक बढ़िया उद्योग नहीं लगवा पाए हैं कि 4 को बढ़िया फैक्ट्री लगवा दे। यहां पर कितने लोगों को रोजगार मिलता, दिल्ली बंबई हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ता। अपना भी विधायक हो या सांसद हो या प्रतिनिधि हो, उस पर बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरतें नहीं है लोगों को कि चलो भैया कि एगो यहाँ डिग्री कॉलेज हो जाए, एगो अस्पताल भी एक और बढ़िया हो जाए, उस पर चर्चा ही नहीं करना है। बस जिस समय चुनाव आएगा, अरे हम यादव जी नहीं हो रहे, फोटवा हमरे दिया लांटने छाप पे और ला हरियर गमछी मार के एकदम बांध देगा। तेली बनिया क्या है ना, हम तो देंगे बीजेपी वोट, सनातन धर्म वाले आदमी है, जय श्री राम, वो करे देगा। विकास कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे किसी को घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ जाति के चक्कर में लोग बटे हुए हैं और जब तक जाति में बटे रहेंगे आपका ऐसे ही शोषण होते रहेगा और आप कभी जिंदगी में विकास ये सब करने वाले नहीं है। इनका घर जाकर देखो, इनके बच्चे जाकर देखो, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं। कहा है भैया, जब इतना बढ़िया स्कूल बनाया तो पढ़वाओ, व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है तुमको।
मालूम है कि अभी भर्ती जो हो रहा है तो 100 में जो 30 नंबर लाया ना केमिस्ट्री में, वो सिलेक्शन हो गया है। 100 में 30, 32 नंबर 34 नंबर वाला केमिस्ट्री नंबर लाया और टीचर बन गया। अभी भी तुम्हारे हाई स्कूल में ऐसे शिक्षक होंगे जो अपने ही विषय को नहीं पढ़ा पाएंगे, अपने ही विषय को। अरे भैया किस आधार पर नियुक्ति करवाए हैं उसको? हाँ एक दो होंगे जो पढ़ा पाते होंगे, हम गलत सबको नहीं बोल रहे, लेकिन अभी भी ऐसे कितने शिक्षक हम देखे हैं कि अंग्रेजी के तो अंग्रेजी खाली नाम का है, लेकिन अंग्रेजी आता नहीं है उनको, बस खाली बस टाइम पास, चलो वेतन मिल रहा है, हो गया। वाली बातें बड़ी बड़ी करेंगे, है ना। हमारे पास भी एक बार आए थे, बोले कि आप कोचिंग चला रहे हैं दोपहर में। हम बोले सरकार दे बेला के लिए तो दिक्कत क्या, आप लोग पढ़ाइएगा, ये नहीं गर्मी में और छावर में रहिएगा, ठंडा में धूप में खाइएगा। अभी ठंडा में सर यहाँ बहुत तापते हैं, आग लहराने। और आप कंप्लीट कर सकते हैं क्या? आप कोई साल बता दे, कोई एक शिक्षक बता दे, एक आध शिक्षक की हम बात छोड़ देते हैं, 90% शिक्षकों की बात है कि अगर आप सोशल साइंस के टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, आपने 2 चैप्टर में पूरा साल बिता दिया है, तो आप क्या पढ़ा है? क्यों बच्चा रहेगा आपके पास भैया? उसका जीवन ही तो जाएगा ही कोचिंग। जिस दिन स्कूलों में बढ़िया शिक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी, कोचिंग अपने आप बंद हो जाएगा। यहाँ तो चौपट अपने कर रहा है बिहार सरकार, और ऐसे टीचर के भर रहा है जगह खुदे पढ़वे के लूर नहीं है, तो क्या पढ़ाएगा बच्चों को? कुछ नहीं पढ़ाएगा। यहाँ डिग्री खरीदा के आता है, चलो उसके नाम पर ले लो, आसान तरीका है नौकरी लेना, पैसा दीजिए नौकरी लीजिए, ऐसा भी हो रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं हो रहा है। तो आधारिक संरचना की यहाँ कमी है, ठीक है, ये सब दिक्कत है। दूसरा क्या, अगर हम बात करें यहाँ प्रशासन का भी दिक्कत है। एगो बढ़िया काम करने जाइएगा, प्रशासन आपको रोक टोक देगा, क्या करवा रहा है जी, अच्छा पहुंचा देना, नहीं तो कोई गुंडा अगर आ गया रंगदारी मांगे ले तो पुलिस कहेगा 20,000 दो, मैनेज कर देते हैं। यहां तो जो केस करने जाता है ओकरोज 10,000, जिस पे केस किया गया ओकरोज 10,000। पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं है, सबसे बड़ा वही है। और जितना वो कमाता है ना, आप हम क्या सोचिएगा, आप हम क्या सोचिएगा। अरे यार जो सीओ होते हैं ना ब्लॉक के, इन लोगों छापा मारे तो 55, 20 करोड़ रुपया निकले, 20 करोड़ रुपया निकले, महीने का इनकम करोड़ों रुपया में इन लोग का। पैसा दीजिए मोटेशन हो जाएगा, बिना पैसा तो काम होबे नहीं करेगा। और जहां न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका समझ रहे हो, कोर्ट, कोर्ट में अगर डेट बढ़ाना है ने, जज का जो स्टेनो है क्या बोलते हैं उसको, वो लेगा 100-200 रुपया, तुम्हारा डेट बढ़ा देगा, जाओ। तो जहां न्याय मिलने वाला वहां खुलेआम घूस चल रहा है, तब कहां उम्मीद कीजिएगा। यहां पर सर फोड़ने का नहीं है, यहाँ है दिमाग से अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाने का, समझिए ना। तो प्रशासन की भी दिक्कत है, प्रशासन ढीला ढाला है, प्रशासन सही नहीं है, सरकार का नेतृत्व सही नहीं है। दूसरे अगली सबसे बड़ी बात है कि बिहार बाढ़ और सूखा दोनों से काफी प्रभावित रहा है। हमारा जो हम जिस साइड में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं दक्षिणी बिहार, है ना। और जो हाजीपुर, समस्तीपुर, अररिया, छपरा, सिवान और बहुत सारा सीतामढ़ी, ये सब जो होते हैं वो कहां आते हैं? नॉर्थ में। तो नॉर्थ हर साल कोसी से डूब जाता है। नेपाल से निकली हुई एक नदी जिसका नाम है कोसी, और कोसी हर साल बाढ़ आती है और उत्तरी बिहार को डुबा देती है ना। और इधर हम लोग साइड तो पानी नहीं है, तो हम सूखा में पड़ जाते हैं, फसल भी बर्बाद हो जाता है। ये सब रीजन है कि बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर हम जनसंख्या पर रोक लगा दे, बिहार का विकास बढ़ना शुरू हो जाएगा। कृषि को थोड़ा हाईटेक कर दे तो हमारा विकास होना शुरू हो जाएगा। यहां उद्योगों को लगाना शुरू कर दे, विकास होगा। आधारिक संरचना को पूरा कर दे, बिजली, सड़क, ये सब पूरा, अस्पताल, कॉलेज बनवा दे कि विदेश से लोग हमारे पास आए, दूसरे राज्य से हमारे पास आए, तो देखिए यहां पर लोग क्या आएंगे, यहाँ की इनकम अच्छी हो जाएगी, है ना। प्रशासन थोड़ा ठीक हो जाए और बाढ़ और सूखा का ये जो है कोई उपाय ढूंढिए। आज के डेट में जहां इतने बड़े समंदर पर पुल बना दिया जा रहा है, क्या एक नदी को, मार्ग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं? क्या एक नदी की धारा को मेंटेन नहीं कर सकते हैं? नदी के बाढ़ को रोक नहीं सकते? टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गया, क्यों नहीं करता है? यहां तो हर साल बाढ़ के नाम पर, आपदा के नाम पर अरबों खरबों रुपया आते हैं सरकार को, डीएम को,
है ना, ब्लॉक में पैसे आते हैं, आपदा का अलग से फंड निकलता है। हर साल जब सरकार बजट निकालती है ना, तो बजट में एक फंड होता है जिसको हम बोलते हैं आपदा। जैसे आप घर में सारे खर्चे करते हुए भी एक सेविंग करते हैं ना भैया, कि बुरा समय में ये काम आ जाए। इसी प्रकार सरकार जो है सारे खर्चे करते हुए एक स्टॉक रखती है करोड़ों खरबों अरबों रुपए का, कि भाई अगर बुरा समय आए तो इस पैसे, इस गेहूं का, इस चावल का, गोलघर क्या है? गोलघर गोदाम है। गोलघर क्या है? गोदाम है, वहां अनाज रखा जाता है। तो वो क्या है, आपदा के समय काम आएगा। और वही आपदा में जब पैसा, आपदा में कोई हिसाब नहीं होता है, ज्यादा खूब पैसा रिलीज होता है और आदमी अरबों खरबों करोड़ों रुपया में कमाता है। प्रशासन का खेल है ये, ऊपर से नीचे तक। आप टिकट जरा ले आइए जी किसी पार्टी का, कहेगा 5 करोड़ दो, टिकट मिल जाएगा। तो पार्टी को भी पैसा चाहिए, इतना धुआं धुआं प्रचार करता है, हेलीकॉप्टर से 50-50 वो गाड़ी लेके घूम रहा है। कम से कम एक विधायक के चुनाव में 2 से 3 करोड़ का खर्च है। अगर हम बात करते हैं सांसद के चुनाव में तो 5 करोड़ से ऊपर का खर्च है। मुखिया को 20 से 30 लाख रुपया खर्च कर देता है, तो 30 लाख रुपया क्या हाथ से लाएगा वो? अगले बार फिर लड़ना है, 30 खर्चा और 30 लड़ने का उपाय, तो उसको चाहिए कितना? 60 लाख। 60 लाख तो पहले लूटेगा ना जी, ओकरा तो घरों चलाना है, गाड़ियों से घूमना है, तो 40 लाख और लूटेगा। तो लूटेगा किसको? हमको और आपको। यहां ऊपर से नीचे तक सिस्टम ही खराब है। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा कुछ होने वाला है नहीं, और सिस्टम सही होगा नहीं, क्योंकि राजनेता के पास आज जो मंत्री बना, आज जो विधायक बना, उसके पास कल गाड़ी भी आ गया, पटना में फ्लैट हो गया, दिल्ली में फ्लैट हो गया, यहां जमीन हो गया, वहां घर हो गया, विदेश में पैसा जमा हो रहा है, सब चीज हो रहा है। लेकिन यहां आम आदमी ओझे को ओझे है। छापा मराता है तो नोट इतना गिनाता है कि गिन नहीं पाता है, 3-3 दिन मशीन। झारखंड में छापा मराया वो आदमी 3 दिन तक नोट गिनते रहा, नोट खत्म नहीं हुआ। वो 2000 कितना नोट होगा सोच लो। तो ये सिस्टम है। तो अगर हम इन चीजों पर काम करेंगे, है ना, तो हमारा बिहार विकास कर सकता है। ये आपका चैप्टर था और जो पूरी तरह हो गया समाप्त। अब खाली आंसर क्वेश्चन लिखाना, लिख लियो।